देखिए भी पहले क्वेश्चन का तो आंसर लगा हुआ ही मिल गया, लेकिन चलो अब डिस्कस कर ही लेते हैं ना, कोई बात नहीं है। चलिए, गुड भाई पवन वर्मा। कुमार जितेंद्रा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, प्रणाम। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉटन वेराइटल इंप्रूवमेंट वर्क वाज स्टार्टेड। प्रथम कपास प्रजाति सुधार कार्य के दौरान शुरू किया गया था, है ना। अब इसमें आंसर लगा हुआ है तो सीधा ही मैं आपको आंसर ही बता देता हूं, अगले क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे अपने, है ना। चलिए, फर्स्ट कॉटन वेराइटल इंप्रूवमेंट जो वर्क है, फर्स्ट कॉटन वेराइटल इंप्रूवमेंट यानी प्रथम कपास प्रजाति सुधार कार्य है वो 1967 में प्रारंभ हुए थे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत के अंदर फर्स्ट कॉटन वेराइटल इंप्रूवमेंट वर्क प्रथम कपास प्रजाति सुधार कार्य है वो कौन से सन में स्टार्ट हुए थे? 1967 के अंदर स्टार्ट हुए थे, 1967 के अंदर स्टार्ट हुए थे। चलिए, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर रह गया ना गलती से साथ में। क्रॉस ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ नोबल केन, नोबल केन की पहली किस्म का क्रॉस है। नोबल केन की पहली किस्म कौन सी थी? नोबल केन की पहली किस्म थी CO 205। ये नोबल केन की पहली किस्म थी। देखो ये कहां से रिलीज की गई थी? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर तमिलनाडु से। और यहां से जो वेराइटी रिलीज हो रही है गन्ने की, उन सब में सो लगा हुआ है, सॉरी की CO लगा हुआ है, को लगा हुआ है। आप बता सकते हैं शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। इसके फाउंडर डायरेक्टर कौन थे? इसके फाउंडर डायरेक्टर बार्बर थे। इसके फाउंडर डायरेक्टर बार्बर थे। SBI के अंदर दो साइंटिस्ट ने मिलकर, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के अंदर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, एक तो कार्ल्स अल्फ्रेड बार्बर और दूसरे थे वेक्टरमन, वेक्टरमन TS वेक्टरमन थे, ये भारतीय थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि सबसे पहला नोबल केन वेराइटी रिलीज किया, यानी गन्ने की सबसे पहली नोबलीकृत किस्म है वो विकसित की थी। और गन्ने की सबसे पहली नोबलीकृत किस्म जिसको वंडर केन भी कहा गया, वो कौन सी थी? CO 205 थी। ये कौन से सन में डेवलप की गई थी? ये 1918 में डेवलप की गई थी, है ना, 1918 के अंदर डेवलप की गई थी। ये कौन से का क्रॉस था, मतलब कौन कौन सी जाति का क्रॉस था? पहली चीज तो आपके ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो नोबल केन था वो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस था। कैसा क्रॉस था? इंटर स्पेसिफिक क्रॉस था। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है अंतरा जातीय, यानी दो जातियों के बीच में क्रॉस करवा के CO 205 1918 में बार्बर व वेक्टरमन ने डेवलप की थी। कहां डेवलप की थी? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर से। और इसकी खुद की स्थापना भी बार्बर ने की थी। कौन से सन में की थी? 1912 के अंदर की थी। अब देखो जो सबसे पहला नोबल केन आया था, सबसे पहला जो नोबलीकृत गन्ना आया था, उसका क्रॉस क्या था? सबसे पहला तो क्रॉस दिया हुआ है स्केरम ऑप्सिनेरम, जिसको हम ट्रॉपिकल केन बोलते थे, है ना, जिसको हम उष्ण गन्ना बोलते थे, जो दक्षिणी भारत में लगाया जाता था, इसको उष्ण गन्ना बोलते थे, है ना, ट्रॉपिकल केन बोलते थे। ये दक्षिणी भारत में लगता था, इसका स्टेम भी मोटा था, तना भी मोटा था, शुगर कंटेंट भी अच्छा था, शुगर की रिकवरी यानी शर्करा की जो रिकवरी है वो भी बेहतरीन थी। शुगर की जो रिकवरी है वो भी क्या थी? बेहतरीन थी। लेकिन प्रॉब्लम थी कि ये फ्रोस्ट के लिए सेंसिटिव था, पाले के प्रति संवेदनशील था, इसलिए उत्तरी भारत में इसे नहीं लगाया जाता था, लगता ही नहीं था, लगाएं कैसे। उसके अलावा रोग व कीटों के लिए भी सेंसिटिव था, रोग व कीटों के लिए भी क्या था? संवेदनशील था, ये इसकी कमी थी। लेकिन दक्षिणी भारत में बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। स्केरम साइनेंसिस, साइनेंसिस है उसको चाइनीज गन्ना बोलते हैं, साइनेंसिस को अपने क्या बोलते हैं? चाइनीज गन्ना बोलते हैं। दूसरा क्रॉस दे रखा है स्केरम ऑप्सिनेरम, वही उष्ण गन्ना प्लस स्केरम बारबेरी। कौन सा? स्केरम बारबेरी। स्केरम बारबेरी को नॉर्थ इंडियन केन बोलते हैं, उत्तरी भारतीय गन्ना, इसका तना पतला होता है, रस कम होता है,
शुगर रिकवरी कम होती है, लेकिन फ्रोस्ट के लिए पाले के प्रति क्या था, ये सहनशील था, यानी टॉलरेंट था, और लो टेम्परेचर के लिए भी टॉलरेंट था, इसीलिए इसे नॉर्थ इंडिया में लगाया जाता था। तीसरा क्रॉस दिया स्केरम ऑप्सिनेरम, स्केरम स्पॉन्टेनियम। जो स्पॉन्टेनियम है, ये स्पॉन्टेनियम दिया हुआ है, यहां रुबस्टम कर देते हैं, रुबस्टम, दोनों स्पॉन्टेनियम दे दिए। तो देखो सी ऑप्शन है स्केरम ऑप्सिनेरम और स्केरम स्पॉन्टेनियम। स्केरम स्पॉन्टेनियम जो है ये जंगली गन्ना है। कौन सा है? जंगली गन्ना है। इसको कांस भी बोल देते हैं, टाइगर ग्रास भी बोल देते हैं, जंगली गन्ना भी बोलते हैं। जूस कंटेंट नहीं होता है, शुगर रिकवरी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही हार्डी नेचर का होता है, कठोर प्रकृति का होता है। इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के प्रति भी क्या होता है, कठोर होता है। और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के लिए भी क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, यानी कीट रोग वगैरह भी इसमें लगते नहीं है। ठीक है। और चौथा क्रॉस दिया स्केरम ऑप्सिनेरम और स्केरम रोबस्टम। तो सेकेरम रोबस्टम, स्केरम रोबस्टम भी एक क्या है, जंगली गन्ना है। तो इनमें से जो सबसे पहले नोबल केन आया था वो किस किस के बीच का क्रॉस था? सबसे पहले जो नोबल केन आया था वो किस किस के बीच का क्रॉस था? सबसे पहला नोबल केन किस किस के बीच का क्रॉस था? देखिए गौर करिएगा, सबसे पहला जो नोबल केन आया था वो क्रॉस था सेकेरम ऑप्सिनेरम और स्केरम स्पॉन्टेनियम। अब देखो स्केरम ऑप्सिनेरम का क्रॉस करवाया गया स्केरम स्पॉन्टेनियम के साथ, F1 आया, और इस F1 का बार बार क्रॉस किसके साथ करवाया गया, स्केरम ऑप्सिनेरम, यानी बैक क्रॉस करवाया गया, जिससे क्या है इसमें डिजीज रेसिस्टेंट ट्रांसफर हो गया और इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन यानी वातावरण के प्रतिकूल दशाओं के प्रति सहनशीलता भी इसमें ट्रांसफर हो गई। अब पहली बार में तो दोनों के गुण कितने थे, 50-50, लेकिन बार बार इसके साथ क्रॉस होता गया स्केरम ऑप्सिनेरम से, तो लास्ट में सबसे ज्यादा जो 99% गुण है वो वापस किसके आ गए, स्केरम ऑप्सिनेरम। तो अब इनसे जो गन्ना तैयार हुआ उसे साइंटिफिकली तो स्केरम ऑप्सिनेरम ही बोला गया, क्योंकि करेक्टर तो इसी में ट्रांसफर किया गया, लेकिन इस करेक्टर ट्रांसफर करने की वजह से इसे शानदार गन्ना बोला गया, वंडर केन बोला गया, यानी नोबल केन, नोबलीकृत गन्ना बोला गया। तो क्या बोला गया, नोबलीकृत गन्ना। तो CO 205 थी ना, ये इन दोनों का ही क्रॉस था, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन। लेकिन इसके बाद नोबलीकरण को, शानदार को और शानदार बनाने के लिए, है ना, शानदार को और शानदार बनाने के लिए स्केरम ऑप्सिनेरम का क्रॉस है वो स्केरम बारबेरी के साथ भी करवाया गया। स्केरम ऑप्सिनेरम का क्रॉस स्केरम जब बारबेरी के साथ करवाया गया तो इसका जो कम तापमान के प्रति सहनशीलता थी, लो टेम्परेचर के लिए जो टॉलरेंस थी, और जो फ्रोस्ट पाला है उसके प्रति जो टॉलरेंस थी वो भी ट्रांसफर हो गई। फिर बार बार स्केरम ऑप्सिनेरम के साथ क्रॉस करवाया गया, बेक क्रॉस करवाया गया। फाइनली गुण तो स्केरम ऑप्सिनेरम के ही बचे ना, तो नोबल केन में पहले तो स्पॉन्टेनियम के साथ क्रॉस था, उसके बाद बारबेरी के साथ हुआ, इन दोनों के साथ क्रॉस करने से ही नोबल केन बना हुआ है। लेकिन जो सबसे पहला नोबल केन था जिसका नाम क्या था, CO 205 था, जिसको वंडर केन भी बोला गया था, ये क्रॉस किसका था, स्केरम ऑप्सिनेरम और स्केरम स्पॉन्टेनियम। लेकिन आपसे पूछ ले कि नोबलीकरण करने के लिए, नोबलाइजेशन करने के लिए क्रॉस किस किस के साथ था, स्पॉन्टेनियम के साथ भी था और बारबेरी के साथ भी था। स्पॉन्टेनियम के साथ क्रॉस करवाने से कैसे लक्षण ट्रांसफर हुए थे, स्पॉन्टेनियम के साथ क्रॉस करवाने से डिजीज रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट यानी कीट के प्रतिरोधकता, रोगों के प्रतिरोधकता, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के प्रति सहनशीलता यानी एडवर्स कंडीशन के लिए टॉलरेंस जैसे गुण ट्रांसफर हुए। फिर स्केरम बारबेरी के साथ क्रॉस करवाया तो कौन सा गुण ट्रांसफर हुआ, फिर हुआ कम तापमान में सरवाइव करने का, सीधी सी बात है, फ्रोस्ट के प्रति सरवाइव करने का। और उसी के बाद से ही स्केरम ऑप्सिनेरम को नॉर्थ इंडिया में लगाया जाने लगा। बारबेरी के साथ क्रॉस करवा के करेक्टर ट्रांसफर हो गया तो वो भी नोबल केन था, और ये क्रॉस होने के बाद ही नॉर्थ इंडिया में स्केरम ऑप्सिनेरम लगने लगा था। पहले तो लगता ही नहीं था, पहले तो उत्तरी भारत वालों को बेचारों को पतला गन्ना खाना पड़ता था जिसमें रस की मात्रा भी क्या थी, कम थी, और शुगर रिकवरी भी क्या थी, कम थी। तो ये दोनों ही नोबलाइजेशन है, अच्छे से याद रखनी है, इस बात को समझ में आ गया। अमेरिका में क्या बोल रहे हो भाई? चलिए नेक्स्ट अपने बात करें। देखो
ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबलाइजेशन पूछा जाता है। और नोबलाइजेशन किसने किया था? बार्बर और टीएस वेक्टरमन ने किया था, ठीक है। और ये जो बार्बर थे, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर के फाउंडर डायरेक्टर, मतलब स्थापना भी इन्होंने की थी और सबसे पहले डायरेक्टर भी यही थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना, मैं आपको साथ साथ में यहाँ हिंदी में बताता रहूंगा। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत कथन है? सबसे पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है गोसिपम आर्बोरियम, इसका उद्गम भारत है। गोसिपम एर्बोरियम, इसका उद्गम क्या है? भारत है, ठीक है। और इसका जो रेशा होता है वो मोटा होता है और शॉर्ट होता है, कोर्स एंड शॉर्ट फाइबर होता है। और रेशे की लंबाई जो होती है वो 1.25 से 2.10 होती है। और इसका गिनिंग परसेंट होता है वो कितना होता है? 36 से 42% होता है, 36 से 42% होता है। ए ऑप्शन तो ये है। बी ऑप्शन है कि गोसिपम हर्बेसियम, गोसिपम हर्बेसियम है, इसका उद्गम अफ्रीका है। फाइबर की जो लेंथ है वो 1.25 से 2.3 सेंटीमीटर है। और गिनिंग परसेंटेज है वो 36 से 42 है। और इसके अंदर फाइबर छोटा होता है, यानी रेशा है वो छोटा होता है। सी ऑप्शन है अमेरिकन एंड अपलैंड कॉटन, अमेरिकन या फिर अपलैंड जिसको कपास कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपम हरिसुटम। ओरिजिन इसका केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका है। और गिनिंग परसेंट इसका 33 से 38% है। और फाइबर की जो लंबाई होती है वो 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर होती है। और चौथा ऑप्शन है इजिप्टियन कॉटन, जिसको आइसलैंड कॉटन भी बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम गोसिपम अफ्रीकेनम है। और गिनिंग परसेंट इसका 28 से 30 है। ओरिजिन इसका इजिप्ट यानी मिस्र है। फाइबर लेंथ बहुत होती है इसकी, 3.6 से 5 सेंटीमीटर होती है। और इसे सूडान कॉटन के नाम से भी जानते हैं। तो बताओ कि इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा है, गलत कथन है वो कौन सा है? टाइम लगेगा थोड़ा सा पढ़ने में, पढ़िए इसको और बताइए कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। एक साथ कई चीजें आपको यहां से मिल जाएगी अगर आप गौर करेंगे तो। देखो मैं बात करता हूं सबसे पहले गोसिपम एर्बेरियम की। देखो गोसिपम जो एर्बोरियम होता है, इसको आप जनरली क्या बोलते हैं? ट्री कॉटन भी बोलते हैं, ट्री कॉटन भी बोलते हैं, ट्री कॉटन क्या बोलेंगे आप इसे? ट्री कॉटन भी बोलेंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसका उद्गम भारत है। इसका धागा धागा जो फाइबर होता है, रेशा होता है, वो मोटा होता है। और लंबाई उसकी क्या होती है? कम होती है। बस लंबाई 1.25 से 2.10 सेंटीमीटर ही होती है, जो लंबाई कम के अंदर ही आती है। और गिनिंग परसेंट होता है वो कितना होता है? 36 से 42% होता है। गिनिंग प्रतिशत है वो कितना होता है? 36 से 42% होता है। गिनिंग प्रतिशत से आप क्या समझते हो? गिनिंग प्रतिशत से आप क्या समझते हो? जो गिनिंग प्रतिशत होता है उसे आप क्या समझते हो? गिनिंग प्रतिशत से आप क्या समझते हो बताइए। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि गोसिपम आर्बेरियम है, इसको ट्री कॉटन भी कहते हो। उसका उद्गम भी भारत है, रेशा इतना बढ़िया नहीं होता है, लंबाई भी कम होती है। और ओटाई का प्रतिशत होता है वो 36 से 42% होता है। यानी गिनिंग का प्रतिशत है वो 36 से 42% होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट है गोसिपम हर्बेसियम। गोसिपम हर्बेसियम का जो उद्गम है वो कौन सा है? अफ्रीका है, अफ्रीका उद्गम की है। हर्बेसियम जो है ये अफ्रीका उद्गम की है। और इसे अरेबियन अथवा सीरियन कपास कहते हैं, इसको अरेबियन या फिर सीरियन कपास कहते हैं, ठीक है। इसके भी रेशे की लंबाई कम ही होती है, 1.25 से 2.3 होता है। और गिनिंग जो प्रतिशत होता है वो 36 से 42% होता है। और रेशा इतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। और इन दोनों को अपने क्या बोलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहते हैं, पुराने संसार की कपास कहते हैं। या फिर इसको एशियाटिक कॉटन कहा जाता है, एशिया की कपास कहा जाता है। या फिर इसे क्या बोलते हैं? देसी कपास के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को? देसी कपास, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियन कपास भी कहते हैं। और ये द्विगुणित होती है, दोनों ही क्या होती है? द्विगुणित होती है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इनमें? 26 होती है। ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकन या अपलैंड कॉटन जो है,
आजकल बहुत प्रचलन के अंदर है। गोसिपम हरीसुट्टम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, हरीसुट्टम बोलते हैं। ओरिजिन इसका केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। ओटाई इसका 33 से 38 है, वो भी ठीक है। और फाइबर लेंथ बहुत अच्छी होती है, 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर होती है, ये बात भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी क्या है, ठीक है। गिनिंग परसेंट या फिर ओटाई प्रतिशत का मतलब होता है जो बीज प्लस फाइबर होता है, यानी कॉटन जो होती है ना, कॉटन सीड, उससे रुई कितनी प्राप्त होती है, उससे फाइबर कितना प्राप्त होता है, बीज को अलग कर दे उससे रेशा कितना प्राप्त होता है, उसको आप क्या बोल देते हैं, ओटाई प्रतिशत है वो बोल देते हैं। क्या बोल दोगे उसे, ओटाई प्रतिशत बोल दोगे। डी ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तीनों क्या थे, ठीक थे। इजिप्टियन कॉटन या फिर आइसलैंड कॉटन को गोसिपम अफ्रीकनम नहीं बोलते हैं, गोसिपम अफ्रीकनम नहीं बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं भाई इसे, जो इजिप्टियन मिस्र कपास है इसको क्या बोला जाता है, या आइसलैंड कॉटन, सबसे बड़ी जो रेशा होता है, सबसे लंबी लंबाई का जो रेशा होता है वो इसी का होता है, 3.6 से 5 सेंटीमीटर का होता है, उसे सूडान कॉटन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम ये सही नहीं है, गोसिपम अफ्रीकनम नहीं है, गोसिपम बारबेंडेंस है। क्या है, गोसिपम बारबेंडेंस है, बारबेंडेंस है, गोसिपम बारबेंडेंस है इसका नाम, अफ्रीकनम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका ओरिजिन इजिप्ट दिया हुआ है, इसका ओरिजिन भी इजिप्ट नहीं है, इसका उद्गम है वो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। गोसिपम, देखो साइंटिफिक नाम क्या है, गोसिपम बारबेंडेंस, और उद्गम कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है। गिनिंग ओटाई सही है, 28 से 30% ही है। रेशे की लंबाई भी बहुत शानदार है। इन दोनों को न्यू वर्ल्ड कॉटन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन दोनों को न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं, यानी कहने का मतलब नए संसार की कपास बोलते हैं। इसमें 2n = 4x यानी ये दोनों टेट्राप्लॉइड होती है, और इन दोनों में गुणसूत्र संख्या कितनी मिलती है, 52 मिलती है। इन दोनों में गुणसूत्र संख्या है वो कितनी देखने को मिलती है, 52। वो दोनों 4 गुणित है, और ये वाली कौन सी है, दोनों द्विगुणित है। इन दोनों को आप क्या बोलते हो, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन बोलते हो, और इन दोनों को आप क्या बोलते हो, न्यू वर्ल्ड कॉटन कहते हो। तो यहां पे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप याद करोगे, ढंग से याद करोगे तो ठीक है। टफ जरूर होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मुश्किल जरूर लगते हैं, लेकिन एक साथ कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। स्टेपल लेंथ ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, यानी जो रेशे की लंबाई है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन कैटेगरी होती है अलग अलग, कई प्रकार की कैटेगरी है ना, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग। तो जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है उसमें स्टेपल की लंबाई क्या होती है, यानी जो लॉन्ग स्टेपल होता है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है उसमें स्टेपल लंबाई, स्टेपल लंबाई का मतलब होता है रेशे की लंबाई। रेशे की लंबाई कितनी होती है भाई बताओ, 10 mm वाले को बोलेंगे, या 21.4 mm वाले को बोलेंगे, या 27.5 mm वाले को बोलेंगे, या फिर 16.6 mm वाले को बोलेंगे। लॉन्ग स्टेपल कॉटन किसे बोलेंगे, लॉन्ग स्टेपल कॉटन किसे बोला जाता है, लंबे रेशे वाला कपास किसे कहा जाता है, जिसकी लंबाई 27.5 mm होती है, यानी 2.7 सेंटीमीटर होती है, उसे हम लॉन्ग स्टेपल कॉटन की कैटेगरी में रखेंगे, लॉन्ग स्टेपल कॉटन की कैटेगरी में रखेंगे, जिसकी लंबाई 2.75 सेंटीमीटर होती है। जैसा ये देखो यहां पे जो रेशा है उसकी लंबाई के आधार पर हम टोटल 5 कैटेगरी बांटते हैं। एक तो शॉर्ट यानी छोटी लंबाई वाला, छोटी लंबाई वाला वो होगा जिसकी रेशे की लंबाई 2 सेंटीमीटर से छोटी यानी 20 mm से छोटी होती है। मीडियम वो होता है जिसकी लंबाई 20.5 से 24.5 होती है, 20.5 से 24.5 होती है। और मीडियम लोग, मध्यम लंबा किसे बोलेंगे, जिसकी लंबाई 25 से 27 mm होती है। और लॉन्ग किसे बोला जाता है, जिसकी लंबाई 27.5 से 32 mm तक होती है। तो लॉन्ग श्रेणी में वो ही आएगा जिसकी लंबाई 27.5 से 32 mm होती है। और एक्स्ट्रा लॉन्ग, लार्ज नहीं लॉन्ग होगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग किसे बोलेंगे, जिसकी लंबाई 32.5 mm से ज्यादा होती है, यानी 3.25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन बोलते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन कहते हैं। ये रेशे की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है। जो भी फाइबर क्रॉप होती है उनसे जो फाइबर प्रोड्यूस होता है उसका वजन क्विंटल टन ऐसे नहीं लिया जाता है, इनकी जो प्रोडक्शन होता है उसको बेल में गिना जाता है, गांठों में गिना जाता है। तो एक बेल का वजन कितना होता है, सभी क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग फाइबर के लिए अलग अलग गांठों का वजन होता है, एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि बेल में आप रेसा डालोगे तो उसका वेट सबका एक जैसा नहीं आएगा, एक गांठ में आप फाइबर डालोगे तो एक जैसा वजन नहीं आता है। तो इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कथन आपको कौन सा लग रहा है। जैसे 1 बेल ऑफ कॉटन, कपास की एक गांठ का वजन 170 किलो है। कपास बोले तो व्हाइट गोल्ड या सिल्वर फाइबर यानी रजत रेखा, या फिर किंग ऑफ फाइबर। कॉटन को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फाइबर बोलते हैं, यानी रेशों का राजा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड सफेद सोना बोलते हैं, और इसके रेशे को क्या बोलते हैं, सिल्वर फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो कॉटन की जो गांठ है उसका वजन 170 किलो है। 1 बेल ऑफ जूट, जूट की जो गांठ है उसका वजन 180 किलो है। जूट के रेशे को क्या कहते हो आप, गोल्डन फाइबर कहते हो, क्या बोलते हो, गोल्डन फाइबर है वो बोलते हो। जूट की ही जाति का मेस्टा होता है, उसकी एक गांठ का वजन 170 किलो है। और जो सिल्क है, रेशम है, जिसको आप क्वीन ऑफ फाइबर भी कहते हो और रॉयल फाइबर भी कहते हो, शाही रेशा भी कहते हो और रेशों की रानी भी कहते हैं, इसकी एक गांठ का वजन कितना है, 60 किलो। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको गलत लग रहा है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको गलत लग रहा है। यहां पे देखो, कपास की तो एक गांठ का वजन 170 किलो है, जूट का 180 किलो है, लेकिन मेस्टा का 181 किलो होता है। मेस्टा का कितना होता है, 181 किलो वजन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो ही राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ठीक है, गौर करिएगा। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है। यहां पे कपास के विकार दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। यहां पे कपास के विकार दिए गए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से गौर कर लीजिएगा। देखो सबसे पहला दिया हुआ है लीफ रेडीनेस, है ना। लीफ रेडीनेस का मतलब होता है पत्ती का लाल होना, पत्ती का लाल होना नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है पारा विल्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडान विल्ट, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिलाबद विल्ट, या फिर सूडान विल्ट। तो ये जो पारा विल्ट होता है ये वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रतिकूल दशाओं के कारण होता है। कपास का पारा विल्ट, है ना, पारा विल्ट या सूडान विल्ट। तिड़क, या फिर मैं बोल दूं बैड बॉल ओपनिंग, यानी जो बॉल होता है उसका खराब तरीके से खुलना, या प्री मैच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बॉल, यानी मैच्योर होने से पहले ही बॉल का खुल जाना। ये विकार नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। क्रेजी टॉप, क्रेजी टॉप है ये जनरली क्या है, कैल्सीसीरस सॉइल। कैल्सीसीरस सॉइल का मतलब क्या होता है, लवणीय सारीय मृदाएं, यानी बेसिक सॉइल जिसमें चूना ज्यादा होता है, लवणीय सारीय मृदाएं जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। क्रिंकल लिप, क्रिंकल लिप जो विकार होता है वो मैग्नीज डेफिशिएंसी से होता है। और लिटिल लिप है यानी छोटी पत्ती विकार है, छोटी पत्ती विकार है, ये जिंक की कमी से होता है। तो ये यहां पे 6 कपास के विकार दिए हुए हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। कौन सा गलत है, बताओ कौन सा गलत है। ए गलत है। देखो सबसे पहला दिया हुआ है लीफ रेडनेस, ये तो गलत नहीं है बिल्कुल। देखो लीफ रेडीनेस है, ये किसकी वजह से होता है, पत्तियों में एंथोसाइनिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, पत्तियों में एंथोसाइनिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और इसके अलावा नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, इस कारण होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो बहुत सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ अमेरिकन कॉटन में देखने को मिलती है, ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है, अमेरिकन कॉटन के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा है पाराविल्ट, जो पाराविल्ट है या सूडान विल्ट है, ये तो वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के कारण ही होता है ना, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के कारण।
सॉरी वातावरण की नहीं, मृदा की प्रतिकूल दशा के कारण होता है, यानी सोइल कंडीशन ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं, चिकनी मिट्टी होती है, हैवी सॉइल होती है, उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, या फिर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, जल निकास अच्छा नहीं है ना, तो भी ये देखने को मिल सकती है, या फिर आप अच्छी सिंचाई देते हो और उसके बाद लंबा सूखा काल निकाल देते हो, यानी लंबा ड्रोट स्पेल निकाल देते हो, तो भी पारा विल्ट है वो देखने को मिलता है। किस किस के कारण? चिकनी मिट्टी में देखने को मिलता है, और उसके अलावा जैसे हम बात करें जल निकास अच्छा नहीं है तो देखने को मिल जाएगा, या फिर इरिगेशन एक बार तो अच्छा दे दिया, उसके बाद लंबे टाइम तक भूल ही दिया ही नहीं, तो भी आपको पारा विल्ट देखने को मिलता है। तिड़क की बात करें, अब बहुत सारे बच्चों ने तिड़क ही राइट आंसर किया है, बहुत सारों ने, मोस्ट ऑफ मैं देख रहा हूं कि तिड़क ही आप लोगों ने आंसर सही किया है। यह सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तिड़क है वो अर्ली सोविंग से भी होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, जल्दी बुआई की वजह से भी होती है, सूखे स्पेल के कारण भी होती है, ड्रोट कंडीशन की वजह से भी देखने को मिलती है। तिड़क जो है वो ड्रोट कंडीशन की वजह से भी देखने को मिलती है, और जो बालू मिट्टी है उसमें कॉटन लगाते हैं उसमें भी देखने को मिल जाती है। एल्केलाइन सॉइल यानी जो सारी मिट्टी होती है उसके अंदर भी आप कॉटन को लगाते हैं तो भी देखने को मिल जाती है, या फिर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो भी तिड़क देखने को मिल जाती है, और सूखा है तो भी तिड़क देखने को मिल जाती है, और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो भी देखने को मिलेगी तिड़क। तिड़क जनरली अगेती लगाने की वजह से भी होता है, पानी की कमी से भी होता है, अधिक तापमान की वजह से भी होता है, और ड्रोट सूखे के कारण भी होता है। इसके अलावा सैंडी सॉइल में लगाते हो तो भी होता है, सारी मृदाओं में, एल्केलाइन सॉइल में लगाते हो तो भी होता है। ये स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब नेक्स्ट आ गया क्रेजी टॉप। क्रेजी टॉप लवणीय व सारी मृदाओं में कपास को लगाने की वजह से होता है, ये भी ठीक है, लेकिन जो क्रिंकल लीफ होता है वो मैग्नीज की डेफिशिएंसी से नहीं होता है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी से होता है। क्रिंकल लीफ है ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी से होता है, डेफिशिएंसी से नहीं होता, आपने गौर से पढ़ा नहीं, मैग्नीज टॉक्सिसिटी से होता है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी से होता है, मैग्नीज की विषाक्तता से देखने को मिलता है जो क्रिंकल लीफ देखने को मिलता है। और लिटिल लीफ तो कोई सा भी पौधा है, इस मेनली किसकी कमी से? छोटी पत्ती विकार जिंक की कमी से ही देखने को मिलता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। और नींबू वर्गीय के अंदर जिंक और कॉपर दोनों की कमी से देखने को मिलता है। और वहीं पे ब्रिंजल में माइकोप्लाज्मा, एमएलओ जिसको बोलते हैं, बैंगन में माइकोप्लाज्मा के कारण देखने को मिलता है, और मैंगो में ये जो लिटिल लीफ होता है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, वो एक पौधे से दूसरे पौधे में लीफ होपर यानी पत्ती के फुद के द्वारा फैलता है, पत्ती के फुद के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छे से देख लेना, यहाँ पे ये इतने ही विकार होते हैं कॉटन में, कपास में इसी प्रकार के विकार है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको चुनना है, कौन सा है? देखिए, कपास का टेस्ट वेट, परीक्षण भार कितना है? देसी कपास का 40 से 60 ग्राम है, अमेरिकन कपास का 60 से 80 ग्राम है। देसी कपास में तेल की मात्रा 14.6 से 25.6% है, और अमेरिकन कपास में तेल की मात्रा 11 से 14% है। बताओ कौन सा सही होगा? देखो क्वेश्चन क्या है, जो देसी कपास है उसमें टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार, परीक्षण भार तो समझते हो ना, 1000 बीजों का जो भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परीक्षण भार बोलते हैं। 1000 सीड का जो वेट होता है, 1000 बीजों का जो भार होता है उसे टेस्ट वेट बोलते हैं। तो देसी कपास का टेस्ट वेट कितना है? 40 से 60 ग्राम। और जो अमेरिकन कपास है उसका टेस्ट वेट कितना है? 60 से 80 ग्राम है। और देसी कपास है उसमें तेल की मात्रा 14.6 से 25.6 है, और अमेरिकन कपास में जो तेल की मात्रा है वो 11 से 14% है। कौन सा स्टेटमेंट आपको ठीक नहीं लग रहा है? कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है? बताओ भाई, कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है? अमेरिकन जो कपास है उसके अंदर, अमेरिकन कपास के अंदर ऑयल कंटेंट जो होता है वो कितना होता है? 14 से 18%। कितना होता है? 14 से 18% होता है, 14 से 18% होता है। ठीक है, 14 to 18% है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? 14 से 18% होता है अमेरिकन जो कपास होती है उसके अंदर। तो डी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट है वो अपनी जगह ठीक है।
नेक्स्ट अपने बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसजेनिक बीटी हाइब्रिड, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक बीटी हाइब्रिड है? इनमें से बीटी हाइब्रिड कौन सा है, बताइए। इनमें से बीटी हाइब्रिड कौन सा है? इनमें से बीटी हाइब्रिड कौन सा है? बीटी हाइब्रिड कौन सा है? इनमें से बीटी हाइब्रिड कौन सा है? बीटी हाइब्रिड कौन सा है, बताओ। सबिथा, वरलक्ष्मी, DCH32, पारस, ब्रह्मा। देखो माइको ने जो बीटी डेवलप किया है, बीटी हाइब्रिड है यहां पे पारस ब्रह्मा। कौन सा है? पारस ब्रह्मा है। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो राइट है। मोस्ट ऑफ का आंसर गलत था। DCH32 तो हाइब्रिड है, ओनली ओनली क्या है? हाइब्रिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। द क्रॉप लॉगिंग टेक्निक इज शुगर केन वाज डेवलप बाय, गन्ने में क्रॉप लॉगिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? ए ऑप्शन है डॉक्टर H.F. क्लेमेंटेस, बी ऑप्शन है VL चोपड़ा, सी ऑप्शन है CT पटेल और डी ऑप्शन है RS प्रोदा। बताइए भाई, क्रॉप लॉगिंग टेक्निक है वो किसने डेवलप की थी? गन्ने की जो क्रॉप लॉगिंग टेक्निक है वो डॉक्टर H.F. क्लेमेंटेस ने डेवलप की थी। कहां डेवलप की थी? हवाई के अंदर। देखो क्रॉप लॉगिंग टेक्निक होती क्या है, H.F. क्लेमेंटेस जो है उन्होंने डेवलप की थी। देखो क्रॉप लॉगिंग टेक्निक्स क्या होती है, गौर करिएगा। खड़ी फसल के अंदर समय समय पर फिजिकल और केमिकल एनालिसिस किया जाता है, प्लांट्स का और सॉइल का। गन्ने की जो फसल है ना, खड़ी फसल के अंदर क्रॉप का और सॉइल का फिजिकल और केमिकल एनालिसिस किया जाता है। फिजिकल का मतलब क्या है? पौधे की पत्तियों का रंग देखा जाता है और अनुमान लगाया जाता है, जो कम उपज दे रही है उसकी पत्तियों का रंग, और जो सही ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, उसकी पत्तियों का रंग देखा जाता है। डिफरेंस देखा जाता है कि क्या कारण है यहां पे उत्पादन कम हो रहा है। प्लस सॉइल और प्लांट का केमिकल एनालिसिस यानी लेबोरेटरी के अंदर रासायनिक जो परीक्षण है वो भी किया जाता है। समय समय पर पता लगाया जाता है ताकि उसके अंदर किसी पोषक तत्व या किसी और चीज की कमी है तो वो भरपाई कर सके। हालांकि मेनली ये टेक्निक है, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए होती है कि उसमें देखा जाता है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है। आपको पता है गन्ना लंबे जीवन काल की फसल है, 12 से 18 माह की, तो समय समय में पौधों का फिजिकल और सॉइल का भी फिजिकल एनालाइज किया जाता है, यानी भौतिक रूप से उसको देखा जाता है भी इसमें कोई कमी तो नहीं है क्या। पौधे का और मिट्टी का रासायनिक परीक्षण भी किया जाता है, उसमें जो कमी होती है उसकी भरपाई की जाती है। मेनली प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रेस्पेक्ट में ये बात होती है, इसी को क्रॉप लॉगिंग टेक्निक्स कहते हैं। इसी को भी क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग टेक्निक्स। आपसे पूछ ले क्रॉप लॉगिंग टेक्निक्स के अंदर मेन चीज किसको देखा जाता है? न्यूट्रिएंट्स को देखा जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रिएंट एनालिसिस की टेक्निक भी कहते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिएंट एनालिसिस ही किया जाता है, PGR भी देखे जाते हैं और कोई प्रॉब्लम है उसको भी देखा जाता है, लेकिन मेनली जो ध्यान दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? न्यूट्रिएंट्स पे। इसलिए आप लोग बोलते हो ये एक न्यूट्रिएंट एनालाइज टेक्निक है जिसमें पौधे की फोलिएज को देखा जाता है, मिट्टी को देखा जाता है और इनका केमिकल एनालिसिस किया जाता है, और समय समय पर करते रहते हैं ताकि खड़ी फसल के अंदर जो कमियां हैं उनको भरपाई की जा सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन है, अधिक से अधिक उत्पादन है वो लिया जा सके। ठीक है, तो वही बात है, जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है उसकी पत्तियां देखो, जो सबसे कम ग्रोथ कर रहा है उसकी पत्तियां देखो, फिर ये अधिकतम जो ग्रोथ कर रहा है इसमें क्या दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है वो भी देखा जाता है, प्लस केमिकल एनालिसिस दोनों ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। डॉक्टर VL चोपड़ा आपको ही पता है, वो ये पुस्सा जय किसान वाले है ना, पुस्सा पुस्सा जय किसान यानी बायो 902 जिन्होंने डेवलप की थी। उसके अलावा CT पटेल आप जानते ही हो, कॉटन ब्रीडर थे जिन्होंने विश्व में कॉटन का सबसे पहला हाइब्रिड H4 डेवलप किया था। और उसके अलावा डॉक्टर RS प्रोदा जो ICR के DG भी रह चुके हैं। आप बता सकते हैं डॉक्टर RS प्रोदा है वो कौन सी क्रॉप के ब्रीडर थे? सॉरी, पुस्सा जय किसान नहीं, बायो 902 जो टिश्यू कल्चर से तैयार की गई है। बिल्कुल सही है, बायो 902, बायो 902।
पुस्सा जय किसान का दूसरा नाम है ना, मैंने पुस्सा बायो 902 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, वैसे पुस्सा जय किसान है या बायो 902 एक ही बात है, ठीक है। चलिए बायो 902 या पुस्सा जय किसान। सीटी पटेल कॉटन के प्लांट ब्रीडर है, कई बार आप बात कर चुके हो। डॉक्टर आर एस प्रोदा किसके ब्रीडर थे? फोडर क्रॉप के ब्रीडर थे। किसके थे? चारे वाली फसलों के ब्रीडर थे। चारे वाली फसलें हैं उनके पादप प्रजनक थे कौन? डॉक्टर आर एस प्रोदा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सेकेरम वर्ड ड्राइड फ्रॉम विच लैंग्वेज? सेकेरम शब्द किस भाषा से लिया गया है? सेकेरम शब्द किस भाषा से लिया गया है? सेकेरम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ऑप्शन है लैटिन, बी ऑप्शन है ग्रीक, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। देखो गन्ने का जो जेनेरा है, वंश है, वो है सेकेरम। ये संस्कृत भाषा के सरकरा शब्द से लिया गया है, और सरकारा शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाइट शुगर यानी सफेद चीनी। संस्कृत भाषा के सरकारा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? सफेद चीनी होता है, व्हाइट शुगर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो यहां पर राइट होगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सुगर केन इज गन्ना है। गन्ना किस प्रकार का पौधा है भाई? शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, मिड डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है? कौन सी श्रेणी में रखोगे गन्ने को? शॉर्ट डे में रखोगे, लॉन्ग डे में रखोगे, मिड डे में रखोगे, डे न्यूट्रल में रखोगे, किस में रखोगे? देखो गन्ना है मिड डे प्लांट, और मिड डे में भी बात करें तो दो श्रेणियां आ जाती है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट और इंटरमीडिएट लॉन्ग डे प्लांट। अब बताओ कौन सी श्रेणी में रखेंगे? मीडियम डे प्लांट तो ठीक है, मिड डे प्लांट तो ठीक है, राइट आंसर है सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। लेकिन मिड डे प्लांट की भी दो श्रेणियां हैं, आप कौन सी श्रेणी के अंदर इसे रखोगे? तो इसको रखते हैं इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में रखते हैं। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें पूरे पूरे 12-13 घंटे लाइट मिलने पर ही पुष्पन होता है, न तो इससे कम होता है न इससे ज्यादा होता है, इसलिए हमने इसको मिड डे प्लांट है वो बोल दिया है। मान लो कि यहां पे ऑप्शन ही आपके पास शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल और नन ऑफ दीज होता, या ऑल ऑफ दीज होता, कुछ भी होता, तब मिड डे ऑप्शन ही नहीं होता, तब आप इसे कौन सी श्रेणी में रखते? अगर मिड डे प्लांट ऑप्शन में ही नहीं आएगा तो कौन सी श्रेणी में रखोगे आप? फिर आप कौन सी श्रेणी में रखोगे भाई इसको? कौन सी श्रेणी में रखोगे? शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में रखोगे, क्योंकि ये देख लो इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में आता है। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में आता है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द शुगर केन प्रेस मड यूज फॉर इंप्रूव्ड ऑफ सॉइल। गन्ना प्रेस मड मिट्टी के सुधार के लिए उपयोग करते हैं। कौन सी मृदाओं के सुधार के लिए प्रेस मड है उसका इस्तेमाल किया जाता है? अम्लीय मृदाओं के सुधार में, लवणीय मृदाओं के सुधार में, क्षारीय मृदाओं के सुधार में, या उपरोक्त सभी के सुधार में? जो प्रेस मड होता है वो किसके सुधार में काम में लिया जाता है? प्रेस मड होता है वो किसके सुधार में काम में लिया जाता है? बताओ भाई। जो प्रेस मड होता है उसका पीएच होता है बेसिक, कितना होता है? 8.78। एक तो होता है बेगेस, जो गन्ना रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसको बेगेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेगेस बोलते हैं। वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। उसको तो हम क्या है, कौन सी मृदाओं के सुधार के काम में ले सकते हैं? सारी मृदाओं के सुधार में काम में ले सकते हैं। लेकिन जूस को साफ करने के बाद जो उसके झाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेस मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस मड। और प्रेस मड में क्या होता है? चूना होता है, और इसका पीएच होता है 8.78। और इसका हम कौन सी मृदाओं के सुधार में काम में लेते हैं? अम्लीय मृदाओं के सुधार में इसको काम में लेंगे। कौन सी मृदाओं के सुधार में अपने इसको काम में लेंगे? अम्लीय मृदाओं, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है? बेसिक होता है। प्रेस मड जूस को साफ करते समय उसका जो झाग हटाए जाते हैं ना, जूस को साफ करने के लिए चूना डाला जाता है, तो फिर वो चूना झाग के साथ आ जाता है, उस झाग को अपने क्या बोलते हैं? प्रेस मड बोलते हैं, जो हमेशा ही कैसे नेचर का होता है? सारीय प्रकृति का। खुद सारीय प्रकृति का है तो कौन सी मृदाओं के सुधार में काम में लिया जाएगा? अम्लीय मृदाओं के सुधार के काम में लिया जाएगा, एसिडिक सॉइल के सुधार के काम में लिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, इन विच स्टेट रिक्वायर मैक्सिमम वाटर। किस अवस्था में अधिकतम जल की आवश्यकता होती है? शुगर केन के लिए बात की गई है, गन्ना के लिए बात की गई है।
गन्ने की कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है? वैसे तो सस्य विज्ञान की फसलों में सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है? गन्ने की होती है, सस्य विज्ञान की फसलों में। वैसे ऑल ओवर तो केले की सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सस्य विज्ञान की एग्रोनॉमी की फसलों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत शुगर केन को होती है, गन्ने को होती है। जल मांग भी आप पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं? 1500 से 2500 mm जल मांग पढ़ते हैं। गन्ने केले की इससे भी ज्यादा होती है ना। केले को तो मॉइस्चर लविंग प्लांट कहते हैं, नमी चाहने वाला पौधा कहते हैं, लेकिन एग्रोनॉमी क्रॉप में सबसे ज्यादा गन्ने में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सी अवस्था? देखो, गन्ने में जो अंकुरण अवस्था कहते हैं, जर्मिनेशन स्टेज कहते हैं या फुटान स्टेज कहते हैं, वो होती है 0 से 60 दिन। उसके बाद होती है फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज का मतलब होता है टिलरिंग स्टेज, टिलर निकलते हैं गन्ने में। फॉर्मेटिव स्टेज का मतलब क्या होता है? टिलरिंग स्टेज, यानी टिलर्स निकलते हैं, समझ रहे हो ना, नए टिलर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेज कितने दिन चलती है? 60 से 130 दिन चलती है। कितने दिन चलती है? 60 से 130 दिन चलती है। ग्रांड ग्रोथ, ग्रांड ग्रोथ का मतलब है वेजिटेटिव स्टेज। ग्रांड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव स्टेज होता है, वानस्पतिक अवस्था होती है। और ये कितने दिन होती है? 130 से लेकर 250 दिन तक होती है। 130 से 150 दिन इसमें पौधा वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। और मैच्योरिटी, जिस समय गन्ना पकता है ना, जिस समय जूस कंटेंट है वो अच्छा खासा हो जाता है, शुगर कंटेंट भी अच्छा खासा हो जाता है, 14 से 16 या 18% तक शुगर कंटेंट चला जाता है, वो कौन सी स्टेज होती है? मैच्योरिटी। तो ये होती है 250 से 365। और गन्ने की जो इक्सली फसल होती है वो जनरली 365 दिन की ही होती है। अब देखो, सबसे लंबी अवस्था होती है वो तो वेजिटेटिव स्टेज होती है, ग्रांड स्टेज होती है। और सभी फसलों में सबसे ज्यादा पानी है वो वेजिटेटिव स्टेज में ही जरूरत पड़ती है, वानस्पतिक अवस्था में ही सबसे ज्यादा पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गन्ने में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता कौन सी स्टेज पे पड़ती है? फॉर्मेटिव स्टेज। और फॉर्मेटिव स्टेज को आप टिलरिंग अवस्था भी बोल देते हैं। कौन सी अवस्था बोल दोगे आप? टिलरिंग स्टेज है वो बोल देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो राइट होगा। पानी की जो अधिकतम रिक्वायरमेंट होती है वो 60 से 130 दिन के बीच होती है। इसमें टिलर्स निकलते हैं। टिलर्स तो आप समझते हो ना क्या होता है? टिलरिंग स्टेज में टिलर्स निकलते हैं ना, ऐसे पास में ये टिलर्स निकलते हैं। तो टिलरिंग स्टेज पे ही क्या है? सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और टिलर्स निकलते हैं, इसलिए आप इसे क्या बोल देते हो? फॉर्मेटिव स्टेज बोल देते हो। टिलर्स निकलते हैं इसीलिए आप क्या बोल देते हो? इसे फॉर्मेटिव स्टेज है वो बोल